नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं प्राकामित त्रिपाठी आपके साथ EPFO 2020 को टारगेट करके इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करूंगा। हमारी पूरी टीम बाकी अन्य सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेगी। तो चलिए हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरह से हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स EPFO के लिए कोर पोर्शन है, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम इस सब्जेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस रख सकें। तो डोंट वरी, हम इसे 12 से 15 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। और हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? देखिए, UPSC में इकोनॉमिक्स EPFO में इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? UPSC में विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, वहाँ हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। लेकिन EPFO में क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। क्वेश्चन से इंटीग्रेटेड करके हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इस तरह से हम बहुत आसानी से और बहुत कम समय देके इकोनॉमिक्स पे कमांड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर कैपिटल क्रिएशन एंड शेयर मार्केट पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति, और उसके बाद हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम को हम लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, तो हमें अगर पूर्व का इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में आइडिया होगा तो हम इसके साथ आसानी से डील कर पाएंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा उस समय भी पढ़ेंगे बूस्टर टाइप से। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हम इकोनॉमी के अपने इस पोर्शन को समाप्त कर लेंगे आसानी से। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हम आसानी से इसके साथ डील करेंगे। इस सब्जेक्ट के साथ आप मेरे साथ, मैं आपके साथ कंफर्ट हो जाएंगे और इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होती है? सप्लाई एंड डिमांड, दो शब्द हैं, मांग और पूर्ति। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है, सप्लाई एंड डिमांड। कैसे? दोस्तों, जब वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? महंगाई आ जाती है। क्यों क्यों इन्फ्लेशन बढ़ जाती है? क्योंकि डिमांड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर सप्लाई, यानी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई आ जाती है। कैसे? एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या हुआ कोरोना वायरस में? कोरोना वायरस में डिमांड किस चीज़ की? हैंड सैनिटाइज़र की, हैंड ग्लव्स की एंड मास्क की, इन सब की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उस मात्रा में थी नहीं। तो क्या हुआ? उनकी कीमतें बढ़ गई। जो मार्क्स 5 रुपये 10 रुपये के मिलते थे वो 20 रुपये 25 रुपये के मिल रहे हैं। N95 मार्क वो 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं, वो 300 रुपीज़ के मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। बहुत साधारण बात है, आपकी रियल लाइफ में रोज़ होता है आपके साथ। जैसे आप ये समझ के देखिए, अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, प्याज की कीमतें 200 रुपये किलो हो गई थी। क्यों होता है ऐसा? आप ये सोचा आपने कभी? क्योंकि जो सप्लाई होती है वो उतनी ही रहती है जबकि डिमांड बढ़ जाती है। इसको हम आगे बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ग्राफ से इसे समझ रहे हैं, हालांकि UPSC ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता इसलिए होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट रखिए। जब भी इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आए अपना कॉन्फिडेंस में उस कॉन्सेप्ट को वहाँ रखिए और आसानी से आप उत्तर तक पहुँच पाएंगे। क्या होता है? ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच ग्राफ है। जब प्राइस बढ़ता है धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती है, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस बढ़ता जाता है। एक ऐसी सिचुएशन लेवल आता है जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहाँ से आगे ब्लू वाला जो ग्राफ है, आइडियल ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि लगातार प्राइस बढ़ता रहे और क्वांटिटी बढ़ती रहे। लेकिन क्वांटिटी की एक सीमा होती है, यानी सप्लाई की एक सीमा होती है, सप्लाई बढ़ नहीं पाती है और ऐसे में डिमांड बढ़ती जाती है तो प्राइस बढ़ता जाता है। डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ता जाता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही। तो इस तरह से आइडियल ग्राफ ब्लू वाला होना चाहिए, लेकिन हमारा रेड ग्राफ बन जाता है। चलिए आगे हम समझते हैं। जनरली इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, यानी कि इन्फ्लेशन मांग जनित और लागत प्रेरित होती है। मांग जनित और लागत प्रेरित को हम अलग अलग करके, यानी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं डिमांड पुल के बारे में। डिमांड पुल क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आती है जब लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए, लोग ज़्यादा कमाने लगें। जब ज़्यादा कमाने लगेंगे क्या होगा? ज़्यादा खर्च भी करेंगे। ज़्यादा खर्च करेंगे तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर डिमांड के बराबर सप्लाई नहीं हो पाई तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा?
वही सेम प्याज वाली बात याद करिए कि अगर पैसा नहीं है लोगों के पास तो लोग प्याज की डिमांड नहीं करेंगे। तो जो 80 रुपये किलो बिक रही थी वो 100 रुपये पहुँचने में उसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग खाने के लिए कहेंगे नहीं हमें दे दो, हम 90 देंगे, हमें दे दो, हम 100 में देंगे। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्राइस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अगला डिमांड पुल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं तो गवर्नमेंट खर्च करती है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उसको राशन पानी भी खर्च करती है अपने, गवर्नमेंट हमारे लिए खर्च करती है। जैसे बुनियादी ढांचा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हाँ ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, हमारे हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना, इस तरह के काम जब गवर्नमेंट ज़्यादा करती है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा देती है। मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है तो फिर वही रिजल्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अगला है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे इंक्रीज इन, पूछ सकता है कि हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, तो इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन आंसर क्या होगा, इंक्रीज करते हैं। क्यों क्यों इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज होने से बढ़ जाती है? देखिए इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर। जैसे जीएसटी क्या है हमारा, अप्रत्यक्ष कर है। तो अगर किसी चीज़ पे मान लीजिए एक पार्ले बिस्किट पे जीएसटी बढ़ जाती है तो उसका उसका क्या रीज़न होगा, उसका क्या परिणाम होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पार्ले बिस्किट जो 5 रुपये का मिलता था वो 5 रुपये 70 पैसे का मिलने लगेगा, हमें 5 रुपये 70 पैसे उसके लिए पेड करना होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है। बैंक लोन एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। बैंक लोन ज़्यादा जब बढ़ते हैं, जब बैंक ज़्यादा लोन देते हैं, क्योंकि बैंकों के पास मान लीजिए पैसा बहुत सारा हो गया, जैसे नोटबंदी के टाइम बैंकों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, तो बैंकों ने क्या किया, यार पैसा घर में रखा हुआ है तो क्या करते हैं, चलो बांट देते हैं। 6% पहले लोन देते थे, अब 4% पे दे देते हैं, कुछ तो आ जाए। तो लो 4% पे लोन ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, बांटने लगते हैं लोन को। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, साथ में डिफ़ॉल्ट की भी संभावना बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं वो लोग अपना, यार 6%, वही मैंने बताया आपको कि 6 की जगह 4 पे ही ले लेते हैं, कुछ तो आ जाए। तो इस तरह से डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि डायरेक्ट टैक्सेस में डिक्रीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कैसे? डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम सरकार को आय के रूप में, अपने आय पे कर के रूप में देते हैं। तो अगर हम सरकार को कुछ कर देते हैं और हमारा उस कर में डिक्रीज, जैसे सरकार मान लीजिए कि अभी बजट ले आती है और बोलती है कि 7 लाख रुपए तक के लोग, जो लोग 7 लाख रुपए ईयरली कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं है, तो क्या होगा, लोगों को पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई और उतनी नहीं हो पाई तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इन्फ्लेशन पूरी होती है, कई बार सरकार ऐसे प्रयास करती है कि किसी तरह से महंगाई बढ़ जाए, किसी तरह से महंगाई बढ़ जाए। जैसे वेनेजुएला एक कंट्री के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ लोग ब्रेड खरीदने के लिए कार में भर के पैसे लेके जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, वहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई, कितना सारा पैसा देना पड़ता है एक ब्रेड खरीदने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसका काम है ये आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिल के करती है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे करती है। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आती है, लो प्रोडक्शन। जैसे फार्मर के खेत में प्रोडक्शन नहीं हुआ, मानसून ख़राब हो गया, तो क्या होगा, जब चीज़ें कम होंगी तो अपने आप महंगी हो जाएंगी। आप समझ रहे हो सप्लाई डिमांड, अभी हमने आपको कितनी देर से हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इम्पोर्ट, हालांकि आपको पता होगा कि इम्पोर्ट अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों से ख़रीदना, आत्मनिर्भर होना ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इम्पोर्ट में डिक्रीज़ होने से भी इन्फ्लेशन आता है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, कि लोगों को क्वेश्चन को फंसाने के लिए इस तरह से पूछ सकता है कि डिक्रीज इन इम्पोर्ट इज हाउ टू इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कल को कोई वस्तु या सेवा थी, या मान लीजिए कि हमारे खेतों में जो गेहूँ उगता था, एक संख्या तक मान ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए 50 किलो गेहूँ उगता था और हम 20 किलो बाहर से खरीदते थे, मान लीजिए 20 किलो किसी अन्य राष्ट्र या किसी अन्य कंट्री से खरीदते थे। और हमने क्या किया कि मानसून हमारा ख़राब हो गया, मानसून ख़राब होने से क्या हुआ, 50 किलो की जगह 40 किलो ही गेहूँ हमारी पैदा हुए। और हम जो इम्पोर्ट करते थे किसी और कंट्री से, वहाँ भी मानसून ख़राब हो गया, वहाँ भी डिमांड ज़्यादा है, उन लोगों ने बेचा नहीं हमको, या हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने ख़रीदा नहीं। हमारी डिमांड कितनी थी, 50 + 20, जो हम पहले ख़रीदते थे 20 और 50 हमारे खेतों में उगता था, 70 हमारी डिमांड थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी एक तो पैदावार कम हो गई, हम 40 ही पैदा कर पाए और ख़रीद भी 10 ही पाए, 50, यानी 20 किलो का जो कमी आ गई हमारी डिमांड में। तो उसकी वजह से हमारी
इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी नहीं रहेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कोर सप्लाई इशू, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सैनिटाइज़र, मास्क, हैंड ग्लव्स, इन सब की कीमत बढ़ गई, क्योंकि एसेंशियल गुड्स इस वक्त तो एसेंशियल ही है ना, सैनिटाइज़र। ओके, तो इस तरह से इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई। आगे हम बात करेंगे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कैसे करते हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी संकुचनकारी मौद्रिक नीति। नाम से स्पष्ट है, संकुचित कर लेना यानी कि सोख लेना। मार्केट से पैसे को आरबीआई सोख लेती है। कैसे सोख लेती है, उसके लिए उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, तमाम टूल्स हैं। कैसे, वो कौन से टूल्स हैं, उसमें आता है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आगे हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बैंक रेट वह ब्याज दर होती है जिस पे आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है, यानी कि जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये लोग जिस ब्याज दर पे उधार लेते हैं आरबीआई से कि हमें दे दो, हम लोन बांटेंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम अपना एम्प्लॉय को पैसा देंगे, तो वो उन चीज़ों को बढ़ा देती है आरबीआई। उससे क्या होता है, लोन कम लेंगे लोग, अगर बैंक लोन कम लेगी तो वो कम मार्केट में कम पैसा जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी। और बैंक लोन मान लीजिए कि 6% पे लिया है बैंक ने, पहले 4 पे लेती थी, अब 6 पे लिया, क्योंकि बैंक रेट में वृद्धि हो गई। अब वो बेचेगी भी 9 पे, लोन देगी 9 पे, क्योंकि उसे अपना स्प्रेड पाना है। पहले वो 4 पे लेती थी और 8 पे बेच देती थी, तो 4 का स्प्रेड निकाल लेती थी। अभी वो 6 पे ले रही है तो 9 पे बेचेगी तो 3 का स्प्रेड निकाल पाएगी। तो इसलिए इंक्रीज इन बैंक रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में काम करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी आरबीआई करता है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर में इंक्रीज करके बैंकों के पास पैसे को कम कर दिया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। इसमें क्या करती है, इंक्रीज इन टैक्सेस, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टैक्सेस को घटा देने से क्या होगा, लोगों को पैसा ज़्यादा हो जाएगा, टैक्सेस को बढ़ा देती है। डिक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि अपने खर्चे को कम कर देती है, कल्याणकारी कार्यों में थोड़ा सा कमी ला देती है। इस तरह के कार्य सरकार भी करती है। इसके सिवा और क्या होते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज एसेंशियल गुड इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। वही बात, इंक्रीज़ हो जाता है हमारा, इंपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं हम, अपनी ज़रूरी सामानों की इंपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उन मार्केट से, जैसे हमें क्या हुआ था अभी, ईरान से प्याज आ रही थी, जब हमारे यहाँ प्याज महंगी हुई थी, कहाँ से प्याज आ रही थी, ईरान से आ रही थी कि आप प्याज ले आके मार्केट में डाल दो ताकि जो 200 रुपये किलो की प्याज है वो सस्ती हो जाए। तो इस तरह से इंक्रीज इन एसेंशियल गुड एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अपने यहाँ जो प्याज है उसको बेचेंगे नहीं है, दूसरे देश से मंगाएंगे और अपने यहाँ जो है उसको बेचेंगे नहीं, तो अगर बेचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मंगाने का, तो उसको हम बेचेंगे नहीं और दूसरी जगह से मंगा लेंगे, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल बैंक ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग मतलब वही चीज़ों को गोरख धंधा करना, छुपा के रख लेना, ऊंचे दामों पर बेचना, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एमएसपी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एमएसपी इन्फ्लेशन पे किस तरह का असर डालती है। ये इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे बढ़ाती है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान को एक सुरक्षा दे दी जाती है सरकार के द्वारा कि हम आपका मिनिमम इतनी कीमत पे आपका सामान खरीद लेंगे, तो वो उससे नीचे बेचता नहीं है। इस तरह से एमएसपी भी इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है। हालांकि ये एमएसपी अच्छी चीज़ है, ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएसपी ख़राब है, एमएसपी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करती है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड रहना है। ओके ओके, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का ये फार्मूला है हमारे पास, सीपीआई दिस ईयर माइनस सीपीआई लास्ट ईयर अपॉन सीपीआई लास्ट ईयर। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिस ईयर माइनस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर। मान लीजिए पार्ले बिस्किट की कीमत पिछले साल 10 रुपये थी, इस साल 12 रुपये हो गई, तो सीपीआई दिस ईयर मतलब 12 माइनस सीपीआई लास्ट ईयर 10 अपॉन सीपीआई लास्ट ईयर 10, 12 माइनस 10 2/10, 2/10 इंटू 100 बराबर 20%, यानी 20%, यानी 10 रुपये का सामान जब 12 रुपये में बिकने लगा तो कितनी महंगाई बढ़ गई, 20% महंगाई बढ़ गई। इस तरह से इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्सेस के बारे में, इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स विच इज़ यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। पहला है उनमें होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI नाम से इसे जानते हैं, जिसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसे कौन जारी करता है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जारी करती है अपने DIPP डिपार्टमेंट की सहायता से। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी कमोडिटीज़ के बारे में। इसमें 697 गुड्स हैं, कितने गुड्स हैं, 697 गुड्स।
कई बार क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ लेता है कि किसका वेटेज कितना, किसका भारांश ज़्यादा है, किसका भारांश कम है, तो इसलिए हम उसके वेटेज को देख लेते हैं, भारांश को देख लेते हैं। 22.6% प्राइमरी गुड्स का होता है, 13.2% फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, 64.2% मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है, यानी विनिर्मित उत्पादों का होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा विनिर्मित उत्पादों का होता है, उसके बाद प्राइमरी गुड्स का होता है, उसके बाद फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स पढ़ते हैं हम, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई तरह से निकालते हैं, CPI IW यानी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। इसका जो बेस ईयर है वो 2001 है एंड पब्लिश्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री। इसको लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है। ध्यान रखने की बात है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि CPI IW कौन जारी करता है। अब हम अगला देखते हैं CPI AL यानी CPI एग्रीकल्चरल लेबर। इसका बेस ईयर जो है 1986 टू 87 है, इसको भी लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है। अगला है CPI रूरल लेबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, CPI रूरल लेबर। इसका जो बेस ईयर है, माफ़ कीजिएगा, 1986 एंड 87 है। इसका भी बेस ईयर 1986 एंड 87 है। इसे भी लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। CPI रूरल प्लस अर्बन यानी CPI रूरल प्लस अर्बन जो है ये स्टार्ट इन 2011, इसका बेस ईयर 2012 है। और इसका जो अर्बन पार्ट है वो डेवलप्ड बाई NSSO होता है एंड रूरल पार्ट जो है वो स्टैटिक मिनिस्ट्री अपने डाक विभाग की सहायता से जारी करती है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे और परीक्षा के पहले देख लीजिएगा। अब हम डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्लेटर क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स द GDP डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमिक इन ए ईयर। ये इन्फ्लेशन नापने का एक अच्छा तरीका है, इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी एक भौगोलिक सीमा यानी किसी एक देश के अंदर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखा जाता है। कई बार इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि डिफ्लेटर क्या होता है और उसमें 4 रीज़न लिखे रहते हैं कि ये होता है, ये होता है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई घट जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट जाता है, कंज्यूमर डिमांड घट जाती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट घट जाता है। परिणाम क्या होता है? डिफ्लेशन परिणाम होता है। ए पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसा समय जिसमें वस्तुओं सेवाओं का मूल्य घटता जाता है और डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। जैसे अभी कोविड-19 के कारण मार्केट नहीं खुल रही है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक हलवाई जो मिठाई बनाता था, अब वो तो कितने दिनों से बेचारा, डिमांड ही नहीं है मिठाई की, क्या करेगा बना के? तो इस तरह से मंदी आ जाएगी, फिर मंदी और बड़ी हो जाएगी और चक्री मंदी पकड़ेगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? परसिस्टिंग हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेजेंट डिमांड इन कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि ज़्यादा महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा हो, महंगाई भी बढ़ रही हो, अर्निंग लोगों की कम हो रही हो और GDP लगातार घट रही हो, ऐसी स्थिति में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि स्टैगफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस होता है, स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार आपको लग रहा होगा अच्छा महंगाई से भी किसी को फ़ायदा होता है। हाँ, महंगाई से भी फ़ायदा होता है। किसे होता है ये हम देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे होता है इन्फ्लेशन का? बारोवर पे, यानी जिसने उधार ले रखा हो, फार्मर्स पे यानी किसानों पर, प्रोड्यूसर्स पे यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे होता है? कंज्यूमर पे होता है, हम पे, आप पे होता है, लेंडर पे होता है, जिसने उधार दिया हुआ है यानी बैंकों को होता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर होल्डर्स को होता है, जिन्होंने बॉन्ड्स और डिबेंचर को इन्वेस्ट करते हैं, उनको होता है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा आज पहला इन्फ्लेशन का टॉपिक